हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज केमिस्ट्री क्लास 12th में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे पहुंच जाते हैं और वो स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर नहीं समझते हैं। तो आप स्टार्टिंग के 2-4 न्यूमेरिकल तो कर लोगे, लेकिन बाद में जब अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो चैप्टर के हर एक स्टेप को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक मीन्स होता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो बस यही पढ़ना है हमें, केमिकल एनर्जी को, यानी कभी क्या होगा कि कुछ कहीं पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और कुछ जगहों पे हम लोग इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे। यही इस चैप्टर का मीन्स है। यानी क्या पढ़ना है हमें, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें ये सारी चीज़ें हमें जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्हीं चीज़ों का यूज़ होना है। टॉपिक्स की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा बच्चों वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें पढ़ना है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या वोल्टेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। हमें रिडक्शन पोटेंशियल भी पढ़ना है इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थर्ड टॉपिक आ जाता है बच्चों नस्ट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है। इससे नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं नस्ट इक्वेशन से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी बहुत ही डीप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में फैराडेज लॉ, है ना। फैराडेज लॉ अगर कुछ बच्चों ने अगर 11th में पढ़ा होगा फैराडेज लॉ के बारे में, तो 12th में उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो फैराडेज लॉ हमें पढ़ना है। और जो 6 नंबर टॉपिक रहेगा कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो 6 टॉपिक दिए गए, इन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर करना है। इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, अब चैप्टर को कवर करने से पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, 1-2 एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, क्योंकि इसी का पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ है। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हम समझ लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है और उसमें किस टाइप का हम सेल के बारे में जब पढ़ेंगे, चाहे वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ें, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ें, नस्ट इक्वेशन पढ़ें, उन सभी में सेल के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, यानी सेल के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी बेस पे पहला हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसे हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, एक क्या लेंगे, एक कंटेनर लेंगे। ओके, और उस कंटेनर में हम क्या करेंगे कि उस कंटेनर में एक सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, किसका सॉल्यूशन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट का, है ना, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है और उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको।
अब आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है बच्चों वो ब्लू कलर का होता है ना। ये चीज़ तो आपको पता होगी पहले से कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा वो ब्लू कलर का होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में एक जिंक की रॉड डाल देंगे। जिंक की रॉड जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिल कर दिया जो कि एक्वस सोल्यूशन था, और हमने उसमें क्या कर दिया, एक जिंक की रॉड यानी जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक। अब सोल्यूशन को कुछ टाइम के लिए है, कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जब हम सोल्यूशन को छोड़ देंगे और उसके बाद में हम जब सोल्यूशन में देखेंगे तो सोल्यूशन में बहुत कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा कि जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो ब्लू कलर का होता है, वो ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक। और क्या होगा, और यहाँ पर जो आपकी जिंक की रॉड होगी वो रिड्यूस होती हुई आपको दिखेगी। अब रिड्यूस क्यों होगी, देखो यहाँ पर ये आप देखो, जब क्या कुछ टाइम के बाद देखोगे तो भाई इसमें कॉमन सी बात है कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, रिएक्शन हुई तभी तो ये क्या हुआ, इस कंटेनर का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म हो गया। और यहाँ पर क्या हुई, ये जो जिंक की रॉड आपने डाली यहाँ पर, ये जिंक की रॉड यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिंक की रॉड धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो गई, यानी धीरे धीरे नीचे से गलने लगी, ओके। तो देखो यहाँ से धीरे धीरे जब ये जिंक की रॉड गलेगी तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या होगा कि यहाँ पर कुछ रेड कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, पीपीटी दिखेगा, है ना। यहाँ पर एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ब्लू कलर खत्म हो रहा है और जिंक की रॉड क्या हो रही, रेड्यूस हो रही। तो रेड्यूस होने के बाद में यहाँ पर कुछ जमा हो रहा होगा, है ना, जो कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो जब आप सोल्यूशन को देखेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या होगा, जेडन रॉड रेड्यूस इन वेट, यानी जो जिंक की रॉड होगी बच्चों वो क्या हो गया, उसका वेट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, यानी जिंक की रॉड गल चुकी होगी या गल रही होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स अवे, मतलब ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म होता चला गया, है ना। ये देखने को मिला कब, जब हमने सारी चीज़ों को कंटेनर में करके थोड़े समय के लिए रख दिया था और उसके बाद जब देखा, उसके बाद रेड पीपीटी फॉर्म। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ रेड कलर का पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कुछ सॉलिड फॉर्म में रेड कलर का यहाँ पर कुछ जमा हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो वहाँ उसके बाद में क्या होगा, अब दूसरी बात क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। यहाँ पर एक हम थर्मामीटर लगा देंगे और यहाँ से जब मेजर करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर राइज होगा। आगे देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम अगर जिंक की रॉड की बात करते हैं बच्चों, तो जिंक की रॉड, यहाँ पर जिंक की रॉड क्या थी, सॉलिड फॉर्म में थी, ठीक। और सॉलिड फॉर्म में थी और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने पास से रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ रहा, ये जिंक आ रहा है बच्चों एक्वस फॉर्म में, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन निकल, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं पर अगर हम कॉपर की बात करें, ठीक है, तो कॉपर क्या कर रहा है कि बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो ये ब्लू कलर था, अब ये किस में आ गया, ये आ गया सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर कॉपर क्या क्या हो रहा, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो देखो अब एक ही सेल के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब दोनों चीज़ें एक ही सेल के अंदर हो जाएं तो उसको हम बच्चों बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन,
क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही सेल के अंदर हो रही, ऑक्सीडेशन भी यहाँ पर हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब बच्चों जब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दो चीज़ें एक ही साथ हों तो वहाँ पर उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है क्योंकि सेम सेल में सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, उसके बाद में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम इसलिए कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस है क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप से आराम से धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप धीरे धीरे यहाँ पर रिएक्शन हो रही, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, अब बच्चों हम इसके आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और या फिर वोल्टेनिक सेल, और इसका एक एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ओके, इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक और किस नाम से, वोल्टेनिक सेल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप पहले समझ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि एक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, क्या होता है आप सभी लोग बताएं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, फंक्शन करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये एक डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क करती है। चलिए हम डेफिनेशन को इसके समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि होता क्या है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड विच आर कॉल्ड हाफ सेल। बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड कंटेन करता है, जिसको हम लोग हाफ सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाफ सेल का मतलब एक तो इसमें देखो दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक तो एनोड होगा, है ना, और एक होता है कैथोड। कैथोड होता है, इन्हीं दो को क्या बोलते हैं, इनको बच्चों हम लोग हाफ सेल भी बोलते हैं, हाफ सेल। ठीक, एक तो ये हाफ सेल होगी और एक हमारा ये हाफ सेल हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, कंटेन टू इलेक्ट्रोड विच आर कॉल्ड हाफ सेल, जिनको हम लोग हाफ सेल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जहाँ पर रिडक्शन होता है। जो कैथोड होता है वो एक पॉजिटिव होता है और वहाँ पर क्या होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। और अगर हम एनोड की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एनोड की अगर हम बात कर लें तो एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, जहाँ पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, एनोड पर, और कैथोड पर क्या होगा, वहाँ पर रिडक्शन होगा। आगे बच्चों हम बात करेंगे कि डेनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक, वोल्टेनिक आर केमिकल सेल। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल, यानी डेनियल सेल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझेंगे। तो डेनियल सेल में कुछ इस तरीके का ये डायग्राम होता है ना, और इसको समझेंगे कि कैसे क्या हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, तो डेनियल सेल में बेसिकली होता क्या बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो यहाँ पर कंटेनर टाइप के ले लेते हैं, कनस्तर ले लेते हैं। ठीक है, दो डब्बे टाइप के ले लेते हैं। ओके,
उनमें हम क्या करते हैं कि पहले वाले यहाँ पर कंटेनर में या डब्बे में हम क्या करेंगे, ZnSO4 का सल्यूशन, ये NCERT का एग्जाम्पल है, ठीक है। जिंक सल्फेट का यहाँ पर सल्यूशन ले लेते हैं जो कि एक्वस सल्यूशन है, ठीक है। जिंक सल्फेट का एक्वस सल्यूशन ले लेते हैं और उसी में हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर ये एक जिंक की रॉड लगा देते हैं, ठीक। वैसे ही हम दूसरा यहाँ पर कंटेनर लेंगे, जो डिब्बा लेंगे, है ना, कनस्तर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का हम लोग क्या लेंगे, एक्वस सल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट का एक्वस सल्यूशन लेंगे और उस कॉपर सल्फेट के सल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपर की रॉड डाल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इन दोनों को एक वायर के थ्रू और यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इस वायर के थ्रू इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर इसमें क्या था, इसमें था हमारा जिंक सल्फेट का सल्यूशन और इसमें भरी हुई है क्या, जिंक की रॉड पड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जिंक का हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन में क्या करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, यानी अपने पास से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो यहाँ से जिंक के इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इस तरीके से ऊपर चलते जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, ये इधर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे, ये ना इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे यहाँ पर, ठीक। और दूसरे वाले कंटेनर में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इस कंटेनर में हो रहा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम कॉपर डालेंगे तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉपर का हो जाएगा रिडक्शन, है ना। अब रिडक्शन का मतलब क्या होगा, ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस प्लस के इलेक्ट्रॉन्स अब इसके ऊपर जम जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ये जमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे थे तो ये क्या कर रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और लेकिन कॉपर में रिडक्शन हो रहा कॉपर का, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिंक की रॉड हल्की हल्की पतली होती चली जाएगी और यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा तो ये जो रॉड मोटी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे, ठीक। अब कॉमन सी बात है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो करेंगे, है ना, एनोड टू कैथोड, अच्छा ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये किसका वर्क करेगा, ये एनोड का वर्क करेगा। और इधर ये किसका, कॉपर की रॉड किसका वर्क करेगी, कैथोड का वर्क करेगी, जो कि प्लस का साइन है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, तो कॉमन सी बात है करंट का फ्लो किधर होगा, इधर की ओर होगा। भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जाएंगे तो करंट उधर से आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर तो करंट इधर की ओर आता चला जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज का यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूट्यूब नहीं होगा, यहाँ पर यू शेप्ड की एक ट्यूब लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, KCl का सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, क्योंकि KCl अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक। उसको कुछ इस तरीके से इसमें हम फिट कर देते हैं जो कि एक सॉल्ट ब्रिज का वर्क करती है। क्यों सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इट अलाउ द फ्लो ऑफ आयन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। मतलब समझो यहाँ पर क्या होगा कि बिना दोनों मिक्सचर के मिक्स किए, अब ना ही तो ये मिक्सचर इसमें मिक्स होगा, ना ही तो ये मिक्सचर इसमें मिक्स होगा, ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होगा वो क्या करेगा कि आयंस को क्या करेगा, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में क्या करेगा, ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा,
ये नेगेटिव वाला है तो ये इधर आ जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव, के पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव, तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मिक्सचर मिक्स भी नहीं होंगे, लेकिन आयंस का जो एक्सचेंज होगा एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जाने का काम भी पूरा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है बच्चों, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, है ना। किसको? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे, मतलब ये वाला नेगेटिव वाला आयन इधर आएगा और प्लस वाला इधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो जिंक का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हाफ सेल, एक तो ये हाफ सेल हो गई, और दूसरा यहाँ पर देखिएगा इस वाले कंटेनर में क्या हो रहा है कि कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है अपनी ओर, है ना। तो इसको क्या हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। सेल रिएक्शन कैसे बनेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा Zn गिव्स Zn डबल पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसको देखो सेल रिएक्शन को, दो रिएक्शन को हम ऐड करेंगे, दो हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो एक सेल रिएक्शन बना देंगे। वैसे ही यहाँ पर कॉपर डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर और इधर कॉपर, तो इससे ये और इससे ये कैंसिलेट हो गया। सॉरी, यहाँ इलेक्ट्रॉन कटेंगे, कॉपर थोड़ी ना कटेगा, ये कट गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पर एक सेल रिएक्शन बनेगी, ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। क्या बनेगी, कंप्लीट सेल रिएक्शन बनेगी, ठीक है। अब देखो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव गिव्स, सॉरी, इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव, है ना, प्लस यहाँ पर क्या होगा, कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुई बच्चों, यहाँ पर एक कंप्लीट रिएक्शन बनी, ठीक है। यहाँ पर क्या बनी, एक कंप्लीट सेल रिएक्शन बनी, ठीक है। अब डेनियल रिएक्शन कैसे, डेनियल सेल रिएक्शन कैसे बनेगी, यानी डेनियल सेल कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो डेनियल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेनियल में होगा Zn और इसके ऊपर एक माइनस का साइन, यहाँ पर ZnSO4 और इक्वल हो जाएगा यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर कॉपर सल्फेट। तो इस तरीके से डेनियल सेल को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। किसको, डेनियल को। अच्छा, यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा, इस तरीके से, तो ये डेनियल सेल में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जाना, ठीक है। अब इसी लेक्चर में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी थोड़ा सा हम आगे और इसके पढ़ेंगे, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा बच्चों। आगे बात करेंगे मॉडिफाइड डेनियल सेल, ठीक है। अब डेनियल सेल को मॉडिफाइड कर दिया गया और उसे एक छोटा सा सेल बना दिया गया, ठीक है। तो हम मॉडिफाइड डेनियल सेल की अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का मॉडिफाइड डेनियल सेल होगा हमारा, जिसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ये बाहर वाला जो कंटेनर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, कंटेनर का ये जो बाहरी पार्ट होगा बच्चों, ये जो पूरा बाहरी पार्ट है वो किसका बना होगा, वो कॉपर वेसल का बना होगा, और कॉपर वेसल का बना होगा, और ये किसका वर्क करेगा, वो एक कैथोड का वर्क करेगा, ठीक है, एक कैथोड का वर्क करेगा, ठीक है। तो मॉडिफाइड डेनियल सेल में जो
ये आपको डिब्बा टाइप का दिख रहा है, इसमें जो बाहरी वाला ये लेयर होगी ये किसकी बनी होगी, ये कॉपर वेसल होगा, ठीक है। यानी ये लेयर कॉपर से बनी होगी और ये कैथोड की तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा एक रेड कलर का लिक्विड फिल हुआ है बच्चों। ये रेड कलर का जो लिक्विड होगा वो लिक्विड होगा हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ठीक है। यानी कॉपर का हम वेसल लेते हैं जो कि कैथोड का वर्क करता है और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं और यहाँ पर कुछ ये दिख रहा होगा आपको जिग जैग करता हुआ, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और वेसल लगाते हैं, कुछ इस तरीके से एक वेसल लगाया गया है यहाँ पर। ये जो आपको दिख रहा है ये एक वेसल है जिसे हम लोग बोलते हैं पोरस पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पोरस पोर्ट लगाया जाता है जो कि सॉल्ट ब्रिज का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, एक सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, जिंक रॉड है, ठीक है। ये जिंक रॉड यहाँ पर डाल देते हैं और जिंक रॉड आपको पता है कि किसका वर्क करता है, ये एक एनोड का वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन किसका लेंगे, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड डेनियल सेल बनाया गया। पूरी प्रोसेस वही होती है, जिंक का ऑक्सीडेशन है ना, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, करंट इधर फ्लो होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड डेनियल सेल था आपका जो कि इम्पोर्टेंट था। तो अब आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, आगे लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जितना हो सके बच्चों सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम हर लेक्चर में एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कुछ इस लेक्चर से पूछा भी जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर दिस क्लास।